वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइज, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के 11 लेसन के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को मैंने इसमें लिया है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी को याद कर जाइए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है जीव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, यानी जीव प्रौद्योगिकी जो होता है उसका सिद्धांत एवं उसका जो प्रोसेस होता है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जीव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। तो इससे देखिए, इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ग्राम और ग्राम बैक्टीरिया में, यानी जो ग्राम प्लस होता है और ग्राम माइनस, तो दोनों एक बैक्टीरिया है जीवाणु, तो उसमें भिन्नता पाई जाती है उनके, मतलब इन दोनों जीवाणु में प्लस माइनस जो है उन दोनों जीवाणु में किस रूप में उनके जो शारीरिकी जो आकार रचना होता है तो उसमें कौन सी भिन्नता पाई जाती है, मतलब इसमें डिफरेंट क्या होता है। तो देखिए दिया है ऑप्शन में कि कोशिका भित्ति में उसमें डिफरेंट होता है, या केंद्रक में, या फिर मेसोसोम में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्लस ग्राम और माइनस ग्राम ये जो बैक्टीरिया होते हैं तो उनकी कोशिका भित्ति में भिन्नता होती है। कोशिका भित्ति में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कोशिका भित्ति में। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए के कटे भागों को जोड़ने हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। डीएनए के कटे भागों को देखिए जीव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किसी अन्य जीव के डीएनए को काट कर किसी अन्य जीव में ट्रांसफर किया जाता है। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीएनए के कटे भागों को जोड़ने हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्शन के दिया है उसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर होगा लाइगेज प्रोटीन, यानी यह लाइगेज एक प्रकार का एंजाइम है जिसका उपयोग किया जाता है डीएनए के कटे भागों को जोड़ने के लिए। देखिए, एक प्रतिबंधन एंजाइम होता है जो कि दो प्रकार का होता है। तो एक होता है डीएनए को काटने का काम करता है और दूसरा डीएनए को जोड़ने का काम करता है। उसी में के लाइगेज एंजाइम जो होता है वह जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि लाइगेज एंजाइम जो होता है वह डीएनए के कटे भागों को जोड़ने का कार्य करता है। फिर अगला प्रश्न है जैविक रूपांतरित जीव हो सकते हैं। जैविक रूपांतरित जीव यानी इसका अर्थ हो जीएमओ जैविक रूपांतरित जीव कैसे हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि रोगाणु प्रतिरोध और सूखा प्रतिरोध ये दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है क्लोन की पहचान करते हैं। क्लोन की पहचान हम कैसे करते हैं, किस यंत्र के द्वारा। तो इसका आंसर होगा क्लोन की पहचान किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी से। ऑटो रेडियोग्राफी से क्लोन की पहचान की जाती है। फिर अगला प्रश्न है एक प्लाज्मिड वो क्या होता है। एक प्लाज्मिड, तो इसका आंसर होगा खुद से अपने जैसा बना सकता है। जो प्लाज्मिड होता है तो वह अपने आप स्वयं अपने जैसा वो बना सकता है रचना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है अनुप्रवाह संसाधन में क्या होता है। अनुप्रवाह संसाधन में क्या होता है। तो देखिए जीव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कोई भी उत्पाद को अगर बनाया जाता है तो उससे पहले किसी जीव पर उस पर जांच किया जाता है तो उसको हम अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। तो इसमें दो प्रक्रिया अपनाया जाता है, पृथक्करण और शोधन। पहले पृथक्करण में अलग अलग बांट दिया जाता है उनके वर्ग के अनुसार, और शोधन में उसका जांच किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अनुप्रवाह संसाधन में क्या होता है। तो इसका आंसर होगा अनुप्रवाह संसाधन में पृथक्करण एंड शोधन दोनों होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ए एंड बी दोनों। फिर देखिए अगला प्रश्न है ई कोरी एंजाइम का स्रोत क्या है। माने इसका अर्थ है एस्चेरिचिया कोलाई एंजाइम का स्रोत क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई। तो इसका आंसर होगा ई कोलाई जो कि एस्चेरिचिया कोलाई का स्रोत है, ई कोलाई। फिर देखिए अगला प्रश्न है CR किस रोग की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CR यहाँ पर PCR होगा, PCR किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कैंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंधन एंजाइम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी जितना ऑप्शन दिया है लाइगेज, एक्सोन्यूलिएज, एंडोन्यूलिएज, यानी इनमें सभी होगा। इसका आंसर डी होगा, यानी बी तथा सी, लाइगेज नहीं होगा। बी एवं सी केवल होगा, लाइगेज नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न है
जेल विद्युत का संचालन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, उपकरण एक है, तो इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग कहाँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस उपकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डीएनए को पृथक्करण करने के लिए, आरएनए को पृथक्करण करने के लिए, प्रोटीन को पृथक्करण करने के लिए, यानी सभी को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस उपकरण का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रतिबंधन एंजाइम हिंद थर्ड का स्रोत है। प्रतिबंधन एंजाइम हिंद यानी तृतीय का स्रोत क्या है, तो इसका आंसर होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो कि हिंद थर्ड का स्रोत है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता अभियांत्रिकी में इस्तेमाल पहला प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या है। आनुवांशिकता अभियांत्रिकी में जो इस्तेमाल किया गया था प्रतिबंधन एंजाइम का सबसे पहले, तो उस एंजाइम का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा इको आरआई यानी इसेरिचिया कोलाई, इको आरआई होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में से कौन जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक है। जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक कौन जंतुओं में है, तो इसका आंसर होगा ए यानी रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस जो कि जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक का कार्य करता है, रिट्रोवायरस। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है एगारोज। फिर नेक्स्ट है, प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। प्राइमर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर होगा पीसीआर में किया जाता है प्राइमर्स का उपयोग। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होता है, पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। फिर देखिए अगला प्रश्न है, संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है। संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिड आप फसल का नाम सुने होंगे, तो वही जिस प्रक्रिया के द्वारा हाइब्रिड फसल बनाया जाता है उसे हम संकरण कहते हैं। तो संकरण की पहचान किसके द्वारा हम कर सकते हैं, तो ये पूछा जाए तो इसका आंसर होगा ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा संकरण की पहचान की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, पीसीआर का उपयोग होता है। पीसीआर का उपयोग कहाँ होता है, यानी पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन या अभिक्रिया है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर होगा डीएनए के किसी खास जगह के प्रतिबंधन के लिए पीसीआर का उपयोग किया जाता है। डीएनए के किसी खास जगह के प्रबंधन के लिए। याद रहे कि पीसीआर के द्वारा ही किसी भी पदार्थ का बहुत सारा उसका मात्रा बनाया जा सकता है। अगर कोई भी सामान है जो कि महंगा है तो उससे पीसीआर के द्वारा अधिक मात्रा में बनाया जा सकता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में डीएनए को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है। प्रयोगशाला में डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इथियम ब्रोमाइड का उपयोग प्रयोगशाला में डीएनए को देखने के लिए किया जाता है, इथियम ब्रोमाइड। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में क्लोनिंग हेतु किस संवाहक का उपयोग किया जाता है। पेड़ पौधों में क्लोनिंग हेतु किस संवाहक का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी यानी PBr322 और TI प्लाज्मिक। देखिए यह दोनों है, तो यह है प्राकृतिक प्लाज्मिक और ए नंबर जो है वह कृत्रिम, जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। प्लाज्मिड जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक। कृत्रिम के द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो पौधों में क्लोनिंग हेतु इन मतलब कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों क्लोनिंग का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इको आरआई प्रतिबंधन एंजाइम निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का पहचानता है। इको आरआई पूछा जा रहा है, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी GAATTC, यानी इसका अर्थ हुआ जी का अर्थ गुआनिन, ए का अर्थ एडिनिन और टी का अर्थ थाइमिन और सी का अर्थ साइटोसिन, यानी गुआनिन, एडिनिन, साइटोसिन और थाइमिन इसमें होता है। ये सभी क्षारक बेस है, नाइट्रोजन क्षार जो कि डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन, जिसका ये सब भाग होता है। तो ये आपका इको आरआई प्रतिबंधन एंजाइम में पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए के पृथक्करण के दौरान जीवाणु में कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है। जब हम डीएनए का पृथक्करण करते हैं, उसको खंड करते हैं, तो जीवाणु में कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो उस वक्त हम किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए अवक्षेपित निम्नलिखित में किसके मिलाने से होता है। मतलब कौन ऐसा पदार्थ है जो कि डीएनए में मिलाया जाता है तो वह अवक्षेपित हो जाता है, तो इसका आंसर होगा ए यानी शीतित एथेनॉल। शीतित एथेनॉल यानी आप जानते हैं एथेनॉल शराब का एक
प्रकार है शराब यानी वाइन, एल्कोहल। तो शीतित एथेनॉल को यदि डीएनए में हम डाला है तो वह डीएनए अवक्षेपित हो जाता है यानी अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से प्रयुक्त सबसे सामान्य जीव है। आनुवांशिकी यांत्रिकी से प्रयुक्त सबसे सामान्य जीव कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एस्चेरिचिया। एस्चेरिचिया जो कि एक जीवाणु है, एस्चेरिचिया बैक्टीरिया जो कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त हुआ है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए पुनर्युगन तकनीक में रिस्ट्रिक्शन इंडोक्लूज बृहत्तम पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ये प्राप्त होते हैं जब डीएनए का खंड हो जाता है तो उसका पुनर्युगन यानी डीएनए को जोड़ा जाता है लैगेज एंजाइम के अंतर्गत। तो इसमें जो रिस्ट्रिक्शन इंडोक्लूज है यानी यह प्रतिबंधन एंजाइम यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रतिबंधन रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंधन। तो यह बृहत माने बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं। तो यह किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा कि जीवाणु कोशिका से यह प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जीवाणु कोशिका से प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट है, विषाणु आक्रमण से बचाव के लिए जीवाणुओं द्वारा उत्पादित होता है। विषाणु यानी वायरस, तो वायरस के आक्रमण से बचाव के लिए जीवाणु क्या उत्पादित करते हैं? बैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा कि यह इंडोन्यूक्लियस उत्पाद करते हैं, इंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी वायरस से बचने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो इंडोन्यूक्लियस उत्पन्न करते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, फ्लावर शावर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है? फ्लावर शावर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार यानी जो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जिस जीव को बनाया जाता है उस जीव को ट्रांसजेनिक जीव कहा जाता है। तो याद रहे कि सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में एक कुत्ता को बनाया गया था जो कि असफल, वैज्ञानिकों का प्रयास असफल रहा। फिर एक चूहा पर बनाया गया तो चूहा पर सफल हुआ, तो उस चूहा को हम ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फ्लावर शावर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी टमाटर का यह ट्रांसजेनिक प्रकार है। यानी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत सभी प्रकार के मतलब छोटे छोटे जीवों को एंड पेड़ पौधों को, फल फूल सभी को हम उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें बनाया जा सकता है। तो यह जो फ्लावर शावर है यह टमाटर का एक ट्रांसजेनिक प्रकार है। फिर अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गोल्डन राइस में, तो इसका आंसर होगा विटामिन ए जो कि गोल्डन राइस में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न, एकल कोशिका प्रोटीन यानी एससीपी सिंपल सेल प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी यह एक कोशिकीय सूक्ष्मजीवों से एवं बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीवों से, यानी ए बी, यानी यहाँ पर दिया है पहला एवं दूसरा दोनों ही, यानी ए एवं बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीवों से प्राप्त किया जा सकता है एससीपी। फिर देखिए अगला प्रश्न, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस काटता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस वह किससे काटता है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी डीएनए के दोनों रज्जु को काटता है। आप जानते हैं कि डीएनए दोहरी कुंडली होता है, उसमें डबल बंड होता है डीएनए में, तो जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है तो उसी को मतलब अलग करने का काम करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, दो सूक्ष्मजीव जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए इसका आंसर होगा एस्चेरिचिया कोलाई तथा एग्रेबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस। एग्रेबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस जो कि यह जो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस, तो यह टीआई प्लाज्मिड के अंतर्गत आता है। टीआई प्लाज्मिड में पाया जाता है, पेड़ पौधों की जड़ों की जो गांठ होता है ना उसमें यह ट्यूमर में उत्पन्न करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आनुवांशिक रूप से एक समान जीन जिसे उत्तक कल्चर के द्वारा विकसित किया जाता है कहलाता है। आनुवांशिक रूप से एक समान जीन जिसे उत्तक कल्चर यानी उत्तक संवर्धन के द्वारा विकसित किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा वह क्लोनिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस का मुख्य उपयोग होता है। प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा कि जीन लाइब्रेरी में, भौतिक प्रतिबंधन मानचित्र बनाने में, जीन क्लोनिंग में, यानी इनमें सभी में होता है प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। प्राइमर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है पीसीआर में, यानी पॉलीमरेज यानी रिएक्शन अभिक्रिया में किया जाता है पीसीआर का उपयोग। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, पौधों की जड़ों से ट्यूमर पैदा करता है। देखिए आगे ना, जो पौधों की जड़ों से ट्यूमर पैदा होता है वह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिकेसियस जो जीवाणु है वह उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस जो जीवाणु है वह पौधों की जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है टीआई प्लाज्मिड के अंतर्गत। फिर देखिए अगला प्रश्न है,
एगारोज का प्रयोग किया जाता है। एगारोज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगारोज का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रकार का उपकरण है जो कि डीएनए को जोड़ने गांठने का उपयोग करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किनका उपयोग होता है? परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किनका उपयोग किया जाता है? मतलब डीएनए का इसमें स्थानांतरण किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कि अदक्षेपण, जीनगन एंड अहानिकारक रोगजनक, यानी इनमें सभी आंसर होगा, यानी इनमें से सभी डी। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बायोलिस्टिक्स या जीनगन का उपयोग किस में होता है? बायोलिस्टिक या जीनगन का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए, मतलब विजातीय डीएनए को परपोषी यानी किसी अन्य जीव का डीएनए किसी अन्य जीव में डालने के लिए। देखिए फिर अगला प्रश्न है, पीसीआर विधि आवश्यक है। पीसीआर विधि क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा डीएनए संवर्धन के लिए पीसीआर विधि आवश्यक है, डीएनए संवर्धन। फिर अगला प्रश्न है, एगारोज जेल प्राप्त किया जाता है। एगारोज जेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है एगारोज जेल। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उच्च तापमान पर भी सक्रिय होता है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पर भी वो एक्टिव होता है? तो इसका आंसर होगा टेक पॉलीमेरेज, टेक पॉलीमेरेज, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, कुछ एंजाइम अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए कौन नॉन प्रोटीन पैदा प्रयोग करता है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी सह एंजाइम। जो सह एंजाइम होता है तो वह अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए नॉन प्रोटीन पैदा करता है, सह एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सह एंजाइम। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण है? गोलाकार प्रोटीन कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन, जो कि गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण? रेशेदार प्रोटीन कौन होता है? तो इसका आंसर होगा फाइब्रोजेन, जो कि गोलाकार प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, फाइब्रोजेन। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा न्यूक्लिक अम्ल की बहुलक है? बहुलक यानी पॉलीमर, कौन से न्यूक्लिक अम्ल का बहुलक है? तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड। टाइड देखिए न्यूक्लियोसाइड, इसमें बहुत अंतर होता है। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है, न्यूक्लिक अम्ल की बहुलक न्यूक्लियोटाइड है, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा पदार्थ मौजूद नहीं होता है? कौन ऐसा पदार्थ है जो कि न्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा गुआनिन, गुआनिन जो कि न्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षार आरएनए में मौजूद नहीं होता है? कौन ऐसा क्षार है जो कि आरएनए में मौजूद नहीं होता है? तो आप जानते हैं कि आरएनए में जो होता है थायमिन की जगह पर यूरेसिल बेस पाया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डीएनए में थायमिन पाया जाता है, किंतु आरएनए में थायमिन को हटाकर वहां पर यूरेसिल बेस लाया जाता है, यूरेसिल। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित रहता है पर डीएनए में नहीं? तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए में उपस्थित रहता है और डीएनए में नहीं, डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थायमिन रहता है। फिर अगला प्रश्न है, डीएनए की द्वितीय वलयीकरण संरचना किस कारण से होती है? देखिए जो डीएनए होता है वह मतलब डबल उसमें बंद होता है, डबल संरचना होता है, दोहरी संरचना, तो वह किस कारण से होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन बंध के कारण। उसमें हाइड्रोजन बंध जो होता है उसका जो नाइट्रोजनी बेस होता है वे सभी डबल बंध एवं ट्रिपल बंध से जुड़े रहते हैं, तो उसमें डबल बंध जो होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बंधन के कारण ही डीएनए की संरचना दोहरी कुंडली होती है। फिर अगला प्रश्न है, डीएनए का निर्माण किससे होता है? डीएनए का निर्माण किससे होता है? तो इसका आंसर होगा रिवर्स ट्रांकिनेज से, रिवर्स ट्रांकिनेज से होता है जो कि डीएनए का निर्माण होता है। फिर अगला प्रश्न है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग किसको काटने के लिए किया जाता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग, तो इसका आंसर होगा द्विअक्षरी डीएनए यानी दोहरी कुंडली जो डीएनए होता है उसी को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं 85 प्रश्न रहने देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।